नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को 1 साल पूरा हो गया है और तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से रशिया अभी भी लड़ाई पर ही आमादा है और लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा है। और 1 साल की जब वर्षगांठ आज रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच जो लड़ाई हो रही है, आज उसका 1 साल पूरा हो चुका है। और उसी समय यूएन की तरफ से इसको लेकर एक रेजोल्यूशन भी पास किया है यूएन ने, जिसमें बहुत सारे देशों ने उस रेजोल्यूशन का समर्थन किया है, कई देशों ने एब्सटेन भी किया है। अब ऐसे में ये लड़ाई, बार बार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने अगर आप एक आंकड़ा उठाकर देखें तो 1,500 से ज्यादा सैनिक रशिया ने अपने गंवाए हैं। यूक्रेन में किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला है, प्रॉपर्टी का नुकसान, जान का नुकसान, और ये लड़ाई से आखिर क्या हासिल हो रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस युद्ध का अंत हम देखेंगे या ये लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी। इस समय हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर वीना सीकरी हैं। थैंक यू सो मच वीना मैम फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइड नेटवर्क। और मेरा पहला सवाल है कि आज क्या कहेंगी आप, 1 साल रशिया और यूक्रेन की इस लड़ाई को पूरे हो चुके हैं और चारों तरफ हेडलाइंस में यही है कि रशिया इज स्टिल इंसिस्टेंट ऑन अ वॉर। नाउ व्हाट वुड यू रियली से टू दैट? देखिए, आई थिंक इस वक्त ये कहना कि कोई एक पक्ष है जो इंसिस्ट कर रहा है वॉर पे और दूसरा पक्ष जो है वॉर खत्म करने में, ये बात सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, करीब करीब 1 साल पहले, अब 1 साल पहले का दिन तो आज है, लेकिन इससे अगर हम आगे 10-12 दिन बढ़ते हैं, तब भी पीस टॉक शुरू हुई थी और इस्तांबुल में मीटिंग्स हुई थी। टर्की आए थे सामने और उन्होंने अपना मीडिएटरी रोल अदा करने पे अपनी इच्छा जताई थी और मीटिंग्स भी हुई थी। लेकिन अगर उस वक्त कुछ तय हो जाता कि चलो हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाएं, डिप्लोमेसी हो, डायलॉग हो, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन उस वक्त यूक्रेन उन टॉक से पीछे हट गया और ये कहा जाता था उस समय कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ईयू नेटो अलायंस जो है, वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त कोई पीस टॉक्स हो। उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि रूस को हम पूरे किसी तरह से ख़त्म कर दें, इतना कमज़ोर करेंगे वो कभी अपना सर दोबारा ना उठा सके। तो ये एक दोनों पक्ष की बातें देखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दोनों पक्ष की बातें ना देखें, ना सुने, तो आपको सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ और पीस फॉर्मूला कभी नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस लिहाज से मैं सोचती हूँ कि जो भारत ने शुरू से ही कहा था, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, एंड ऑफ द वॉर, एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज, यही उन्होंने शुरू से हमारी सरकार ने कहा है और इसी पे हम बिल्कुल अमल रहे हैं। और इसी वजह से हम हर एक मेजर रेजोल्यूशन जो यूएन में हुआ उस पर हम अब्सटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि दोनों पक्ष को किसी तरह से इकट्ठा लाके एक एम्बेसडर सीकरी, आपका कहना ठीक है कि सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड डिप्लोमेसी एंड डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। आई एग्री विद दैट। लेकिन जब बार बार इस चीज को लेकर इंसिस्ट किया जा रहा है कि जो रशिया है वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करे, do you see that really happening? Because Russia is not interested in withdrawing at all, at least seemingly so. देखिए, इस बात का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हुआ 1 साल पहले, वो एक पिछले प्रोसेस का अंत या शुरुआत था। और पिछला प्रोसेस जो मैं कह रही हूँ कि जो प्रॉब्लम यूक्रेन में थी, जो प्रॉब्लम्स रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन यूक्रेन की थी, उनके साथ प्रॉब्लम, वो बहुत पुरानी बात है। और उस पुरानी बात को लेके 2014 में मिन्स्क अग्रीमेंट्स हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं उनको कुछ फैसिलिटीज, ऑटोनॉमी दी जाएगी, उनका रशियन भाषा जो है वो भी इस्तेमाल दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले इस्तेमाल हो रहा था फिर बंद किया गया था। तो ये सब चीज़ें थी और रशिया की पूरी उम्मीद थी कि मिन्स्क अग्रीमेंट्स पे अगर सब तरफ लागू हो जाए तो ये बात बिल्कुल सही चल रही। लेकिन हमें अब पता चल रहा है कि नंबर 1 तो मिन्स्क अग्रीमेंट्स की के तहत जो पंक्तियां थी वो बिल्कुल लागू नहीं हुई थी। और हमें ये अब पता चल रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज
जर्मनी ने कहा है, फॉर्मर चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज को कुछ प्लान ही नहीं था, वो उनका ये सोच नहीं थी कि वो उनको अमल करें मिन्स्क एग्रीमेंट्स को। उनका सोच ये था कि चलो हम मिन्स्क एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, इस दौरान हम यूक्रेन को ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, उनको वेपन्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो दिस होल क्वेश्चन ऑफ यूक्रेन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नेटो हैज बीन एन रेड लाइन फॉर रशिया। ये शुरू से यही बात हुई है और ये बात अगर तय ना होए तो ये रेड लाइन कायम है। और आज की तारीख में जो कोई कहते हैं कि यूक्रेन इसलिए जीता है क्योंकि वो अब तक लड़ाई करने पे तुला हुआ है, और कोई कहता है कि रशिया इसलिए हारा क्योंकि वो इमीडिएट सक्सेस नहीं ले पाए। और मेरा तो ख्याल है कि और भी कहते हैं कि देयर इज नो विक्टर एंड नो वैंक्विश्ड इन दिस वॉर। You know, it is a complete destruction all around, which is not good for the world. जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है उस पे इतना बुरा असर इस पे पड़ रहा है, यूरोपियंस पे खास करके, उनकी इकोनॉमी पे। उनका जो तेल है, आज की तारीख आप देखिए, तेल यूरोपियंस भारत से ले रहे हैं जो भारत रूस से खरीद रहा है। ये कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, और सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि हम रूस पे सैंक्शन लगा रहे हैं। तो अगर असली तरीके से देखा जाए तो देयर इज नो ऑप्शन टू हैविंग अ डायलॉग एंड टू अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। यूक्रेन आज कहने को तैयार है कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। आज की तारीख में हम क्या कह सकते हैं? इज दिस अ स्ट्रगल बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, और इज इट अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन रशिया एंड यूएसए एंड नेटो ऑन द अदर साइड? लेकिन एम्बेसडर सीकरी, एक चीज और भी है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ज़ेलेंस्की, उन्होंने अभी ये कहा है कि अ मीटिंग विद चाइना इज डिजायरेबल। नाउ व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव इफ ही सेज दैट अ मीटिंग विद चाइना इज डिजायरेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? व्हाट इज ही रियली वांटिंग टू अचीव नाउ विद दिस? देखिए, चीन का रोल इसमें जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी और किसी हद तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने पॉलिसीज पर्टेनिंग टू चाइना उन्होंने कंटिन्यू की हैं, कि ये तय किया था कि चाइना इज द स्ट्रेटेजिक एनिमी नंबर 1, और उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी के पे काफ़ी हावी कर लिया है। टेक्नोलॉजी की सीक्रेट्स ले रहे हैं, कंप्यूटर चिप्स रीजन में उनका पूरा कंट्रोल आ रहा है, और आगे जाके इसका बहुत नुकसान हो सकता है अमेरिका को। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कई ऐसे स्टेप्स लिए थे ये इंश्योर करने के लिए कि चीन का रोल जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन साथ साथ प्रेसिडेंट बाइडेन ने, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो यूक्रेन के साथ ये करें, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने साथ साथ एक और रास्ता शुरू किया, चीन के साथ टॉक्स करने का रास्ता, कि उनसे मुलाकातें करें, हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स हों। और ये आपको याद रहेगा कि ये जो चाइनीज बलून का एपिसोड हुआ था अमेरिका में हाल 2 हफ्ते पहले, उससे पहले तो सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन चीन जाने वाले थे टॉक्स के लिए विद वांग यी, एंड उम्मीद ये थी कि वो शायद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। तो ये जो तरीका था, और इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि चीन को रूस से अलग करें और चीन को ऐसे ले आए, क्योंकि चीन तब कह रहा था कि नहीं हम इस लड़ाई में कुछ हिस्सा नहीं लेंगे। न्यूट्रलिटी की तरफ उनका इशारा था। तो अमेरिका उस पर अपना जोर लगा रहा था कि चीन को किसी तरह से अलग करें, और वो अब पैक ऑफ कार्ड्स पूरा गिर चुका है। और ये देखा गया है कि चीन का जो है वांग यी जो है यूरोप से सीधा रूस गए हैं, और रूस में उनकी टॉक्स सीधी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई हैं। और इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि वो जो न्यूट्रलिटी की बात हो रही है वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो उसी उम्मीद में है, उसी ख्याल से है कि हम चीन से बात करेंगे और फिर चीन के साथ हम ये तय करेंगे कि आप रूस से अलग रहिए और रूस को अपनी तरफ करने दीजिए। तो ये जो, क्योंकि ये बात भी सही है कि चीन अपने तरफ से जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईस्ट यूरोप एंड कंट्रीज लाइक यूक्रेन, उनके साथ रिश्ते जोड़ने का वो बड़ा फोकस कर रहे थे पिछले सालों में। और इस फोकस के साथ यूरोपियन यूनियन भी बहुत ही नाराज हो गया था कि ये क्या, चीन क्या कोशिश कर रहा है, वो ईयू की यूनिटी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और अगर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये चाह रहे हैं कि चीन रूस को अलग करके आ जाए, ये इसका तो उम्मीद आजकल अभी इस वक्त कम ही लगता है।